बच्चे लेबर चैप्टर में कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, द टॉपिक ऑफ लेबर टर्नओवर. कैन एनीवन डिफाइन लेबर टर्नओवर टू मी? It is the rate of change in composition of workforce. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Now, to measure labor turnover, we have 5 methods जी. और जो मेथड का नाम है मोस्ट लाइकली वही उसका न्यूमरेटर बन सकता है इन फ्यू ऑफ द मेथड्स. जैसे कि सेपरेशन मेथड में क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सेपरेशन. डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. बेटा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालोगे? बिगिनिंग और एंड का एवरेज, और ये परसेंटेज में आता है तो इनटू 100. ठीक है जी. उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड में क्या बोलोगे? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स. अच्छा, मुझे थोड़ा सा मीनिंग बताओ कि नंबर ऑफ सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है? कितने लोग चले गए, जाने का कारण कोई भी हो, बस हमारी कंपनी का हिस्सा वो अब नहीं है. दे आर नॉट ऑन दी पेरोल ऑफ द कंपनी एनी मोर. बच्चे वो लास्ट में दरवाजा पूरा बंद कर दीजिए. थैंक यू. फिर रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की जगह कोई नई हायरिंग आ रही है, बट वो अगेन क्योंकि नाम है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मतलब किसी की जगह लेने आ रहे हैं. वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड न्यू रिक्रूटमेंट मेथड जी. हाँ जी, न्यू रिक्रूटमेंट में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट. नाउ न्यू रिक्रूटमेंट को हम फ्रेश रिक्रूटमेंट भी बोल देते हैं. इसका मीनिंग क्या है? फॉर अ न्यूली क्रिएटेड पोस्ट. एक ऑर्गेनाइजेशन एक पोस्ट क्यों क्रिएट करेगी? एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए. फिर बोला जाता है देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सेशन. एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा जी. अच्छा, फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में क्या क्या आने वाला है? सेपरेशन और नंबर ऑफ एक्सेशन. और हम सभी जानते हैं, अभी अभी पढ़ा, एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूट. ओके है सभी मेथड्स के न्यूमरेटर? राइट है जी. उसके बाद एक छोटी सी बात, वो बड़ी ऑब्वियस बात होती है कि बिगिनिंग वाले वर्कर लो, उसमें ऐड कर दो जो आए. आए मतलब एक्सेशन, चाहे वो किसी की जगह लेने आए चाहे वो न्यू पोस्ट के लिए आए. माइनस कर दो सेपरेशन, तो बच जाते हैं एंड के वर्कर्स. ओके है जी ये चीज? राइट है. ऑल राइट. कल हमने चाहे एक ही क्वेश्चन किया था, आज हमने दूसरा क्वेश्चन करना है. अपनी कॉपीज खोलिए. आई एम आस्किंग अगेन, कोई ऐसा बच्चा जो कल नहीं थे क्लास में, उनको बुक इशू नहीं हुई हो, आज करनी हो तो बता दीजिए. ये बुक यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं तो कॉर्नर में रख दीजिए ये बुक्स, ये वाली दोनों. वैसे अजय, अजय है ना? आप चाहो तो इधर भी आ सकते हो क्योंकि उधर धूप है, देख लो. आपके साथ या इधर भी बैठ सकते हो अजय फर्स्ट. सलोनी बेटा, आज के लिए मैं एक्सेस दे रही हूँ, बट बिना परमिशन के, बिना किसी टीचर से बात करे, जिस टीचर का लेक्चर है उनसे बिना बात किए ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिलने वाला. दिस इज टू रिमाइंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. मे 27 वाले बच्चे भी ध्यान से सुनिए. अगर आप फेस टू फेस मोड में रजिस्टर्ड हैं, यू आर सपोज टू अटेंड क्लासेस इन फेस टू फेस मोड ओनली. इवन इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और समथिंग, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर मौसम खराब है, XYZ रीजन, ऑनलाइन एक्सेस घर का नहीं मिलने वाला है. ठीक है बेटा जी. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आ जाता है कि आज बीमार है तो सिर्फ आज के लिए अलाउ कर दो. ऐसा नहीं है. बीमार है अपना रेस्ट करो यार, हर कोई बीमार पड़ सकता है. रेस्ट करो, शाम तक बैकअप अपलोड हो जाएंगे आराम से, जब ठीक हो जाओगे तब बैकअप देखो. बट ये वाली चीजें नहीं. हाँ, एक एक्सेप्शन है. अगर लॉन्ग टर्म का एक्सेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन और समथिंग, स्पेशली जो पीजी वाले बच्चे हैं, लेटर से घर जाना है, तो एक दिन का नहीं, हमको 4-5 दिन का एक्सेस चाहिए ऑनलाइन क्लासेस का, वो अलाउ कर सकते हैं. बट दैट टू पेरेंट की कॉल आनी चाहिए टीचर्स के पास. एंड ये भी मत सोचिएगा कि लेटर से आपने ना मुझे इन्फॉर्म कर दिया या कुछ भी है, तो ये ना सोचना कि हाँ जी आपस में फैकल्टी मेंबर्स बता देंगे एक दूसरे को. यही काम रह गया क्या हमारा, एक बताते रहना, अच्छा सर आज ये बच्चा नहीं आएगा या इस बच्चे का ये प्रॉब्लम हो गया. ऐसा नहीं है. वट एवर द मैसेज, जो भी चीज है, इंफॉर्मेशन है. इनफैक्ट अगर आलस आ रहा है अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को मैसेज डालने का, एक मैसेज टाइप करो, डियर सर स्लैश मैम, और चिपका दो तीनों को, जिस जिसकी भी क्लास है उस देखो. ठीक है. बट पॉइंट इज, जो भी अपडेट है
वो सभी फैकल्टी मेंबर्स को आना चाहिए। एंड इतना तो मैंने बोल दिया, वो अपडेट ऑनलाइन क्लासेस का तो बिल्कुल ही नहीं। कई बारी ना थोड़ा सा साहिल सर फिर भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं, बोल देते हैं कि मैम इस बच्चे को ऑनलाइन एक्सेस अलाउ कर दो। फिर मैं सर से बोलती हूँ, मैं कहा सर एक को अलाउ कर दिया, फिर पूरे बैच के लिए पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए मेरी पॉलिसी तो बिल्कुल ही नहीं है। जनवरी 27 वालों के तो मेरे साथ 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, मेरी पॉलिसी तो बिल्कुल ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन एक्सेस ऐसे अलाउ करूं कभी कभार वाले। मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन आर डेफिनेटली देयर, बट उसके लिए थोड़ा सा अपने जो घर पे एल्डर्स हैं उनसे बात कर लो। ठीक, ऑलराइट जी। आज हमको पहले पिक करना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। कॉपी ओपन कीजिए, लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10। With this question read please. बच्चे दो दो सेक्स का कोई ना हाँ जी, पढ़ते हैं। अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March 2011 as 10%, 5% and 3% respectively under flux, replacement and separation method respectively. If the number of workers replaced during that quarter is 30, find out the number of pella workers recruited and joined. बेटा workers recruited and joined का मतलब एक्सेशन होने वाला है, लिखो इसके बगल में एक्सेशन। काफी बच्चे वर्ड रिक्रूटमेंट पढ़कर न्यू रिक्रूटमेंट सोच लेते हैं। आफ्टर ऑल जो रिप्लेसमेंट वाले हैं वो भी तो रिक्रूट ही हो रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं मतलब हायर हो रहे हैं। तो टोटल हायरिंग मतलब टोटल एक्सेशन, टोटल रिक्रूटमेंट। वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज जी, सेपरेशन। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी एंड एंड बिगिनिंग देख लेंगे। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अभी मैंने कैलकुलेट करवाना, वो भी कैलकुलेट करवा देंगे। अभी सबसे पहले आपका काम होगा पहली 2 रिक्वायरमेंट सॉल्व करना। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, क्या सोच रहे हो? इससे वो रिप्लेसमेंट मेथड पहले यूज होगा, हमें कैसे पता? कि देखो वैसे हमारे पास 3 मेथड्स कैलकुलेटेड है जी। कौन कौन से? फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। बट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड एक और डेटा है, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड वो 30 है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन रिप्लेसमेंट मेथड की है, तो सबसे पहले तो वही लगा दो जी, वही लगा दो। लिखो लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड, लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड, number of replacements divided by average number of workers into 100। ठीक, फिर आपके पास ये 5% गिवन है और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 30, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 600 आ गया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 600 आ गया। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है? सेपरेशन निकालना है। पहले फ्लक्स क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज फ्लक्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर ऑफ सेपरेशन भी चाहिए, एक्सेशन भी चाहिए, मेरे पास तो वो है नहीं। चलो जी, सेपरेशन लगा सकते हैं। सो लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड, number of separation divided by average number of workers into 100। हाँ जी, ये 3% गिवन है। तो नंबर ऑफ सेपरेशन आपके पास आ रही है 18।
नंबर ऑफ सेपरेशन 18 आ गया जी। उसके बाद अब लगा लो फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन 8%। नहीं नहीं बेटा, फ्लक्स तो गिवन है ना 10%। यहां से मिसिंग फिगर निकल कर आएगी। यदि आपने पता क्या किया, नंबर ऑफ एक्सेशन में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ही ले लिया, वेर एज एक्सेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्लेसमेंट, है ना। न्यू रिक्रूटमेंट भी तो होती है। हाँ जी। हाँ जी, नंबर ऑफ एक्सेशन तक सभी बच्चे पहुंच जाएं। किसी को कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉल करवाना है तो बता सकते हैं। टेक योर ओन टाइम इन सॉल्विंग दिस। यहां तक पहुंचकर आपकी पहली दो रिक्वायरमेंट आंसर हो जाती है जी। देखो, ये तो हमने अपने टर्मिनोलॉजी से निकाला। रिक्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजी कुछ और थी, तो एग्जामिनर को चिल्ला चिल्ला कर बताओ, एग्जामिनर क्या पूछ रहा था। नंबर ऑफ वर्कर्स, पहली रिक्वायरमेंट, रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। इसका क्या मतलब, नंबर ऑफ एक्सेशन। और वो आपके पास आई है जी 42। ठीक। सेकंड, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, मतलब सेपरेशन। और वो आपके पास आई है जी 80। बताइए यहां तक ओके है सबके पास। हाँ जी। मुझे केवल था just तीन ही छोटे तो पिछले आप ऐसे रिप्लेस रिक्रूटमेंट सेशन तो हुई वो बात तो एक ही है। बात तो वही है, तो अल्टीमेटली मुझे एक्सेशन चाहिए था, बाद में वो 42 एनीवे आप न्यू रिक्रूटमेंट निकाल लेते। फिर बाद में तो मुझे एक्सेशन चाहिए ना, तो एक्सेशन में न्यू रिक्रूटमेंट प्लस रिप्लेसमेंट तो करना ही होता। तो बात तो हाँ सही है, आंसर ही आना चाहिए देखिए। अब हाँ, तो आप भी यही जा रहे हो, बट उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट कैसे आंसर करोगे। हाँ हाँ, आना तो वही है। हाँ जी बच्चे, चलो यहीं से बताओ, लेटेस्ट से क्वेश्चन पूछ लेता। सेवा करते हैं मेष 23 वालों, सेवा का मतलब सुनो। कोई चीज क्वेश्चन ने नहीं पूछी, हम वॉलेंटेरिली कर रहे हैं। पेपर में कोई सेवा नहीं होती जी, क्लास में ही होगी। और हमारे टीचर हमें कहा करते थे, जब हम करेंगे सेवा तभी हमको मिलेगा मेवा। मेवा क्या होता है, मिठाई। पेपर में अगर नंबर चाहिए तो क्लासेस में जितनी सेवाएं कर सकते हो कर लिया करो। अब एक सेवा मैं आपसे पूछ रही हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट इन दिस क्वेश्चन। 12 सभी बच्चे बता रहे हैं। देखो कैसे, एक्सेशन में से रिप्लेसमेंट, सेपरेशन नहीं, एक्सेशन में से रिप्लेसमेंट माइनस करो। एक्सेशन कितनी है 42, रिप्लेसमेंट कितनी है 30, तो नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट कितना आ गया 12। ओके है। ठीक है, लिख लो कॉपी में ये सेवा। और उसके बाद प्रॉपरली वापस आ जाते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट पर। थर्ड रिक्वायरमेंट प्लीज। हाँ जी, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड। अपना थॉट प्रोसेस लगाओ, सोच लो एक बारी, टेक योर ओन टाइम, वर्किंग्स कुछ कर लिख के करके देखना है कर लो। बताओ, कोशिश करो। 588 और 612, आई थिंक सो यही है। ठीक है जी, सोच लो एक बारी अच्छे से।
जैसे we get multiply 6 multiply by we get total values. टोटल किस चीज का? For first every 6 multiply by what will happen? टोटल किस चीज का? For first amount. नहीं तो Beginning and end. बिगनिंग एंड एंड का टोटल 1200 है। हाँ अग्री। अब बताओ। So then how much? हाँ तो वही तो सोचना, वही तो सोचना है। जित बुक का कॉन्सेप्ट अच्छे से गो थ्रू कर लो, मेरी शक्ल ना देखो, बुक की शक्ल देखो, हो जाएगा सभी को स्ट्राइक। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एंड का जिक्र कहाँ कहाँ है? हाँ जी, जबरा लगा लो, जो मर्जी लगा लो, आंसर बताओ। 588 एंड 612। बुक में देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी बिगिनिंग, नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी एंड से रिलेटेड दो बातें लिखी हैं, 588 एंड 612। बिगिनिंग का 588। बेटा जी एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज होगा, ध्यान से देखो, ये वाला, ओके, और एक कॉन्सेप्ट ये वाला यूज होगा। हाँ हाँ जी, एंड का 612 है बच्चे, एक बार देख लेते हैं। मैं स्क्रीन पर अब सोल्यूशन लिखने जा रही हूँ, देखना मिस्टेक कहाँ हो रही है। लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग बी एक्स, ठीक। उसके बाद जो सेकंड वाली इक्वेशन थी, वर्कर्स इन बिगिनिंग प्लस एक्सेशन माइनस सेपरेशन करके क्या आ जाता है? वर्कर एट एंड। ये लिखो। सो लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग बी एक्स, और उसके बाद वर्कर एट एंड आप एक्स के टर्म्स में ही पता कर लेंगे। बेटा जी वर्कर एट एंड कितना आ रहा है? एक्स प्लस एक्सेशन बताओ कितनी थी? 42। सेपरेशन बताओ 18, तो एक्स प्लस 24, एक्स प्लस 24। फिर आप लगाओ एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज वर्कर इन बिगिनिंग प्लस वर्कर्स इन एंड का एवरेज। ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 600 मालूम है, x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, यहां से x की वैल्यू निकालो, देख लो एक बारी, ठीक है। आंसर आपके पास x का आ जाएगा 588, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। इक्वेशन सॉल्व सभी को करनी आती है ना? 588, तो वर्कर्स इन बिगिनिंग 588 है, तो वर्कर इन एंड कितना हो गया? 588 प्लस 24 612। एक बारी आराम से इसको देख लो, किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी आ रही है तो बताएं। बच्चे आपको मिस्टेक मिल गई अपनी, है ना? पहले क्या किया था? अच्छा, आपने मतलब ये वाली चीज कंसिडर नहीं की थी? अच्छा, सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट मैंने ही करवानी है, वो नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। बच्चे कोशिश करो क्लास में भी ना ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो। आई नो ब्लैक पेन आपको अच्छा नहीं लगता, बट पेपर में तो ब्लैक पेन ही चाहिए। आदत अभी से डालो ब्लैक पेन की। हाँ, because they can get what the x plus 24 is the other one formula plus 20. But for flexibility, I can tell you. जी, We want एक्स प्लस एक्सेशन माइनस सेपरेशन,
इसको मुझे 26 पे आ रहा है, तो मेरा लास्ट में प्लस 20 हो गया। हाँ एक्स है ना इधर। हाँ जी, डिस्कस करें लास्ट रिक्वायरमेंट। लास्ट रिक्वायरमेंट का नाम पढ़िए, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, यही पूछा है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट इक्विवेलेंट रेट फॉर द ईयर? ध्यान से बच्चे मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी आपको ये रेट मेंशन्ड है, ये किस ड्यूरेशन के लिए मेंशन्ड है? ड्यूरेशन पढ़ के बताओगे कौन सी? क्वार्टर एंडेड 31 मार्च, मतलब ये क्वार्टर के रेट हैं। आपने इनको एनुअल बेसिस पर कन्वर्ट करना है। हेंस अगर हम बोलेंगे कि अच्छा क्वार्टर का 10% है, क्वार्टर एंडेड 31 मार्च का, तो एनुअल का कितना है? दैट इज वाई इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। ये बात कल वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं थी। कल वाला क्वेश्चन देखना, कल क्वेश्चन नंबर 11 थी किया था, ये बात वहां पर एप्लीकेबल पता क्यों नहीं थी? क्योंकि वो ऑलरेडी एनुअल था। ठीक है, सो व्हेन टर्नओवर रेट आपके पास किसी पीरियड के लिए गिवन है एंड दैट पीरियड इज शॉर्टर देन अ ईयर, लेट अस से 6 मंथ्स का गिवन है, 1 मंथ का गिवन है, 1 क्वार्टर का गिवन है, तो हमेशा एडिशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अच्छा लेट अस से 1 मंथ का इतना है तो एनुअल कितना है। अब ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि मैम क्वार्टर का 10% है तो एनुअल 10 इंटू 4 40%, ये दिमाग में आता जरूर है, बट वैसे प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता क्या है? डेज के हिसाब से आप एक बार पिछले पेज पर आए और ये कॉन्सेप्ट पढ़ें, इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट। फॉर्मूला बड़ा आसान है, लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड, मेरे लिए क्वेश्चन में पीरियड क्या है? क्वार्टर, डिवाइडेड बाय डेज इन द क्वार्टर, डेज इन द पीरियड लिखा है, इनटू नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। अब क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक क्वार्टर का नाम है, क्वार्टर एंडेड 31 मार्च, तो मुझे बताओ क्वार्टर एंडेड 31 मार्च में डेज कितने आ गए बेटा? जनवरी में कितने दिन? 31। अच्छा फरवरी में नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो 28, मार्च में 31, ये हो गए 90। नंबर ऑफ डेज इन द ईयर को कितना लोगे? 365। कोई कन्वीनियंस नहीं आनी चाहिए यहां पर कि 360 ले लेते हैं मैम आंसर कड़क आ जाएगा। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। वो बचपन की कन्वीनियंसेस भूल जाओ। हाँ क्वेश्चन बोल रहा है टेक नंबर ऑफ डेज 360 या 300, कई बार वो कुछ भी बोल देता है जी, क्वेश्चन की बात माननी है, बट ये पूरे सब्जेक्ट की बात है। वेन नेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, मुझे नंबर ऑफ डेज इन द ईयर चाहिए, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बाई डिफॉल्ट 365 डेज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ओके ये चीज राइट, हमेशा डेज बेस्ड काम करना। हाँ जो आपके दिमाग में आ रहा था शुरू शुरू में, मैम एक क्वार्टर का 10% इंटू 4 क्वार्टर सीधा 40% लिख देते हैं ना, आसान चीज लगती है, वो तब लिखना है जब आपके पास क्वार्टर का नाम नहीं मेंशन। हमें नहीं पता क्वार्टर एंडेड 31 मार्च है या क्वार्टर एंडेड सितंबर है या क्वार्टर एंडेड दिसंबर है वगैरह वगैरह, राइट। वहां पर हम कह सकते हैं कि डेज वाला हिसाब किताब तो एक्यूरेसी के साथ पता नहीं जी। ऐसे ही लेटर से एग्जाम में क्वेश्चन है, अभी थोड़े दिन में बेटा आपको स्कैनर मिलेंगे। मान लीजिए एक मंथ का रेट गिवन है और लेटर से मंथ का नाम गिवन है अप्रैल, तो अप्रैल में कितने दिन? 30। ठीक, अगर यही मंथ मेरे पास मई हो जाता 31, तो स्पेस देखते हैं। लेटर से क्वेश्चन यही बोल दे कि जी मंथ, मंथ का नाम नहीं दिया, इन दैट केस यू कैन से कि मंथ का लेटर से 8% है तो साल का कितना हो गया? 8 इंटू 12, वहां पर हम बोल सकते हैं, वहां पर ये फिर इंटू 12 मंथ्स वाला काम कर सकते हो राइट। तो अगर क्वार्टरली रेट गिवन है इंटू 4 क्वार्टर्स वाला काम, या मंथली रेट गिवन है इंटू 12 महीनों वाला काम, तब करना है जब हमारे पास स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लैरिफाइड नहीं है कितने डेज है, राइट। बट अगर भाई स्पेसिफिक ड्यूरेशन का नाम गिवन है तो डेज बेस्ड कैलकुलेशन ही रखना। बात समझ में आ गई है जी? आइए इस चीज को आप कॉपी में ले जाएं। फोर्थ रिक्वायरमेंट लिखिए मेरे साथ साथ, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, equivalent employee turnover rate for the year is equal to turnover rate for the period divided by number of days in the period into number of days in year। लीजिए अब फ्लक्स मेथड, हाँ जी
फ्लक्स मेथड आपको कितना गिवन था कैलकुलेट करके? 10%। फॉर क्वार्टर एंडेड 31 मार्च, तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 और इधर 31 इंटू 365। ये बताइए कितना आंसर आ रहा है? 40 पॉइंट आगे 5555 आ रहा है। तो राउंड अप करने के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक 56 कर ले। 40.56। ऐसे ही रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड कितना था? 5%। ये आप मुझे बता रहे 20.28। और सेपरेशन मेथड 6 लीजिए। तीनों रेट्स आपके सामने हैं, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। डेज ही लेने हैं, प्रायोरिटी है डेज। शॉर्टकट ना लगाएं कि एक क्वार्टर का 10 तो 4 क्वार्टर्स का 40। वही तो मैं मना कर रही हूँ, ढाई से नंबर काट रहा है इस चीज। हाँ, इस साइडों का हम डायरेक्टली करने करते हैं, बट आप 3 के तक से चेंजेस किए मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि मेरे पास जो ये टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड है, ये क्वेश्चन में 3 मेथड्स का गिवन है ना। क्वेश्चन कौन सा एक मेथड फॉलो कर रहा है? तो आप 3 से Sure, simple सा तो मेथड की वैल्यू गिवन दी क्वेश्चन आप वही टेक अप कर रहे हो, नीचे आप डेज दे रहे हो 14 के लिए। जी हाँ जी, ओके है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास अप्रैल मंथ का गिवन था। तो क्या हमारे पास डिनोमिनेटर होना चाहिए था 30 और इंटू 365? कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए थी। एक बच्चा कराया वही सिंप्लीफाई करके इंटू 12 महीने वाला काम, उसके मार्क कटे थे। सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं ना? मैंने सर्टिफाइड कॉपी देखी तो मार्क इस बात के कटे हुए थे। अगर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि डेज बेस्ड कैलकुलेशन करो तो करो। अगर मंथ का नाम ना दिया होता तो लास्ट रिजॉर्ट था इंटू 12 महीने वाला शॉर्टकट, राइट। पर जब मंथ का नाम गिवन है अप्रैल, तो डिनोमिनेटर में 30 दिन, न्यूमरेटर में 365 डेज वाला काम ही होना था। मार्क कटे हुए इस चीज के, इसलिए लाइटली मत लेना इस चीज को। डेज बेस्ड कॉन्सेप्ट ही है, ये ना कहना मैम वो भी तो लॉजिकल है। आपकी बात जितनी मर्जी लॉजिकल है, आईसीआई नंबर काट रहा है उस चीज के, राइट। डेज बेस्ड काम कर, ओके है यहां तक? ऑल राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। स्क्रीन हटा सकते हैं जी। अब आप सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे। एक सेकेंड दीजिएगा, एक सेकेंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। इसकी रीडिंग आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए ये स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें। ऑनलाइन में तन्वी, तन्वी बच्चे, बुक कलेक्शन का क्या सिनारियो है? डू वी हैव टू डिस्पैच योर बुक्स या आप खुद ही कलेक्शन अरेंजमेंट करेंगे? प्लीज लेट अस नो।
ओके बच्चे। एक चीज जो सबसे पहले क्लियर कट आ सकती है, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जी। कितने आ रहे हैं? 1000। अच्छा, आपको रिप्लेसमेंट मेथड गिवन है, तो यहां से नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाएगी कितनी? 30। अब आप सोचो, फ्रेश रिक्रूटमेंट, बेटा फ्रेश रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट फॉर न्यू पोस्ट 40, तो नंबर ऑफ एक्सेशन आ जाएगा 70। यहां तक ओके जा रही है चीज? आगे सॉल्व करें, मुझे सेपरेशन चाहिए अब। फ्लक्स 12 और सेपरेशन मेगा। कंटिन्यू योर वर्क, मैं स्क्रीन पर प्रॉपर सोल्यूशन आपके साथ। यस। हाँ जी। नंबर ऑफ सेपरेशन 50। ठीक है, और एक बारी नंबर ऑफ सेपरेशन आ गई, फिर तो आपके पास दोनों रेट के फॉर्मूला लगाओ, सेपरेशन मेथड का और फ्लेक्स मेथड का। सो लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड बेटा जी 5%, और फ्लक्स मेथड का 12%। ये लो। किसी बच्चे के पास आंसर अगर नहीं आ रहा, स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करवानी है, प्रॉपर फॉर दी प्रॉपर वर्किंग्स बता दीजिए, नो हेजिटेशन एट ऑल। बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, शुरू से। फ्लक्स मेथड से 12% नहीं आ रहा, सेपरेशन आपके पास 50 आई हुई है, और एक्सेशन कितनी आई हुई है? किसी बच्चे के पास आंसर नहीं आ रहा, बता सकते हैं? हाँ जी, सेपरेशन ये वाले फॉर्मूला से, इस वाली आइडेंटिटी से चेक करो एक बार। वर्कर्स इन बिगिनिंग प्लस आए माइनस गए, तो मिसिंग फिगर गए वाली आ जाएगी।
हाँ जी, डन। आ गया 1%, ठीक है। ओके जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 टेकअप करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके। कोर्स कंसल्टेंसी लिमिटेड is engaged in BPO industry, and one of its trainee executive in the personnel department has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method। कह रहे हैं कोई ट्रेनी एग्जीक्यूटिव है, उसने फ्लक्स मेथड से एक रेट कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है 24.92। ओके है जी। फॉलोइंग इज दी सम डेटा प्रोवाइडेड बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट फॉर लास्ट ईयर। पर्सोनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है आप नोटिस करना। एम्प्लॉयज की अलग अलग डेजिग्नेशन गिवन है बेटा जी, ठीक है। अब अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए डिटेल्स क्या है। एट द बिगिनिंग, फिर उसके बाद ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब एक्सेशन। अब वो ज्वाइनिंग रिप्लेसमेंट वाली आई या न्यू रिक्रूटमेंट वाली आई, दोनों इसमें इंक्लूडेड है। ज्वाइंट मतलब एक्सेशन, लेफ्ट मतलब सेपरेशन। तो एट द एंड भी दे दिया। आप नोटिस कर सकते हैं कि टेबल में कुछ फिगर्स का क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो प्रॉपर मिसिंग फिगर है जी। और जहां पर डैश है मतलब वो जीरो मान सकते। ठीक। नाउ एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, सीनियर वॉइस एजेंट एंड सीनियर डेटा प्रोसेसर। सब्सिडरी क्या होता है बेटा जी, मालूम है? सब्सिडरी क्या होता है? अच्छा, जनवरी 27 वाला कौन बच्चा बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। सब्सिडरी का मीनिंग जनवरी 27 में, सिद्धार्थ आप बताओ। बेसिकली इफ वी आर दी पेरेंट, हमारा अगर एक मेजर स्टेक ऑफ मोर देन 50%, आप बता रहे हो। सब्सिडरी के लिए और भी कंडीशंस होती हैं क्या अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डिंग? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अल्टीमेटली मेरा जिस कंपनी पर कंट्रोल है, अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं इफ आई एम अ पेरेंट एंड मेरी कोई सब्सिडरी है, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ग्रुप, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा जी। आपको मालूम है, चलो सब्सिडरी की बात चल पड़ी है। अल्टीमेटली आप अपने पास जितने भी आपके पास ये सोप वगैरह है, डव साबुन वगैरह, कौन सी कंपनी बना रही है? आई थिंक सो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तो इंडियन सब्सिडरी है ऑफ द US यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। तो अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ग्रुप। एक पेरेंट है और एक उसका सब्सिडरी। सो हमने अपनी सब्सिडरी से एम्प्लॉयज ट्रांसफर किए हमारी तरफ। डेजिग्नेशन के नाम है सीनियर वॉइस एजेंट एंड सीनियर डेटा प्रोसेसर। ये दोनों नाम यहां पर ऑलरेडी हैं, ठीक। फिर एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड टू दी सब्सिडरी, हमने अपनी ही सब्सिडरी को एम्प्लॉयज भेज दिए। टीम लीडर एंड असिस्टेंट मैनेजर, ये भी नाम यहां पर है। अच्छा। At the beginning of year, there were total 772 employees on the payroll of the company, and opening strength of supervisor, voice agent, and assistant manager were in the ratio of 3:3:2। ये डेजिग्नेशन टेबल में दोबारा ढूंढना। सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर। कैन आई से ये ओपनिंग स्ट्रेंथ, ये 3:3:2 की रेशो में है। जो भी ये तीन मिसिंग फिगर्स हैं, ये आपस में 3:3:2 की रेशो में है। ओके। नाउ company has decided to abandon the post of team leaders, and consequently all of the team leaders were transferred to the subsidiary company। आप देख सकते हैं हमने टीम लीडर अपनी सब्सिडरी को भेज दिए थे। कितने भेज दिए थे दिख रहा है? 60। तो कह रहे हैं कि हमने तो अपने पास ये पोस्ट ही खत्म कर दी, जितने बंदे थे सारे के सारे सब्सिडरी को भेज दिए हैं जी। फिर company and its subsidiary are maintaining separate set of books of account and separate personnel department। अब ये लाइन क्यों रेलेवेंस रखती है जी? भले ही with two entities are part of one group,
ठीक है, एक पेरेंट और एक सब्सिडरी है, दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा है, बट है तो कॉर्पोरेट एंटिटी अलग अलग, इनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अलग अलग बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तैयार होगी। जनवरी 27 वाले बच्चे इतना बता सकते हैं कि हाँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी बनती है, बट वैसे बेसिक अलग अलग स्टेटमेंट्स भी तो बनती है, और इनके अलग अलग एचआर डिपार्टमेंट है जी। तो अल्टीमेटली मैंने बीइंग अ पेरेंट अपनी सब्सिडरी को एम्प्लॉयज भेज दिए, मेरे लिए तो वो सेपरेशन ही है। और ऐसे ही सब्सिडरी से चल के मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मेरे लिए तो वो ज्वाइनिंग ही है, एक्सेशन ही है, राइट। तो क्योंकि सेपरेट रिकॉर्ड्स हैं, सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट है, मतलब सब्सिडरी भले ही पार्ट ऑफ वन कॉमन ग्रुप है, हमारे लिए सेपरेट एंटिटी है। वहां से आना जाना मेरे लिए प्रॉपर लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशन में मैटर करता है। तो जो एम्प्लॉयज सब्सिडरी से चलकर आए हमारे लिए क्या हो गए, एक्सेशन। एक बार के लिए आप इनको एक्सेशन में लिख दो, सीनियर वॉइस एजेंट सब्सिडरी से कितने चलकर आए थे, 8, मैंने उनको ज्वाइनिंग में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सीनियर डेटा प्रोसेसर सब्सिडरी से कितने चलकर आए थे, 26, मैंने ऊपर ही लिख दिया। चाहे हम एक्सटर्नल हायरिंग करें या सब्सिडरी से हमारे पास आ रहे हैं जी, मेरे लिए तो ये सारी एक्सेशन ही है। ठीक, ऐसे ही जो सब्सिडरी को भेज दिए, हमने निकाल के सब्सिडी को भेज दिए, सेपरेट एंटिटीज है बेटा, तो हमने निकाल दिए, मतलब हमारे लिए तो सेपरेशन है। टीम लीडर 60 लेफ्ट में लिख दो, असिस्टेंट मैनेजर 10 लेफ्ट में लिख दो। ठीक है जी, फुल लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया। सेपरेट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट, मतलब लेबर टर्नओवर रेट मेरा अलग कैलकुलेट हो रहा है, सब्सिडरी का अलग कैलकुलेट हो रहा है, पेरेंट का अलग कैलकुलेट ही होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि है तो एक ही ग्रुप का हिस्सा जी, नहीं जी, अलग अलग है। Now, you are required to calculate labor turnover rate using replacement method and separation method and verify the labor turnover rate calculated under flux method by trainee executive of the course consultancy limited. क्वेश्चन के शुरुआत में लिखा था ट्रेनी एग्जेक्टिव ने कितना निकाल रखा है, 24.92, आपने वो वेरीफाई करना है, क्योंकि है तो बेटा वो ट्रेनी है ना, बच्चा ही है, क्या पता गलत कर रखा हो। तो यू बीइंग दी चार्टर्ड अकाउंटेंट आप वेरीफाई करो कि उस बच्चे ने जो कैलकुलेशन करी है वो सही करी है या नहीं करी। ठीक, तो अल्टीमेटली तीनों मेथड अप्लाई करने हैं। तीनों मेथड के लिए मुझे क्या ये चाहिए, क्या, एक तो तीनों के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे आएगा, बिगिनिंग और एंड का एवरेज लेकर। वो अलग बात है, कुछ मिसिंग फिगर्स है तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद सेपरेशन के लिए ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सेपरेशन चाहिए, क्लियर कट सामने, नंबर ऑफ, और क्या क्या चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, फिर बकायदा एक्सेशन भी चाहिए। तो वर्किंग नोट्स बनेंगे, भले ही क्वेश्चन बुक में सॉल्व है, आपने कॉपी में इसको सॉल्व करना ही करना है। ये नहीं कहना मैं बुक में छप तो रखा है, हम नहीं लिखते, लिखने का कष्ट करना है जी। डालिए हेडिंग क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्ट करते हैं विद दी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। आप एक काम करेंगे, आप एम्प्लॉइज की डेजिग्नेशन लिखेंगे, 8 गिवन है, आठों के नाम, फिर वर्कर्स इन बिगिनिंग और वर्कर्स एट एंड, ये कॉलम बना लो, और एक एक करके एम्प्लॉय डेजिग्नेशन के नाम लिखना। बेटर रहेगा अगर आप एक एक लाइन भी छोड़ देंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर लिखने के बाद एक लाइन की जगह छोड़ दो फॉर द प्रॉपर वर्किंग, फिर लिखो पेरोल प्रोसेसर, फिर डेटा प्रोसेसर के बाद पेरोल प्रोसेसर हो गया, उसके बाद सुपरवाइजर, फिर वॉइस एजेंट, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर सीनियर वॉइस एजेंट, फिर सीनियर डेटा प्रोसेसर, एंड देन लास्ट में टीम लीडर्स। ठीक है, जिनका तो बिगिनिंग और एंड नंबर क्वेश्चन में ही अवेलेबल है वो चिपका दो, जिनका तो बिगिनिंग और एंड नंबर क्वेश्चन में ही अवेलेबल है वो लिख दो।
ठीक है, लिखा गया जो इंफॉर्मेशन है, बाकी की हम सोच लेते हैं। डैश को जीरो मानेंगे, क्वेश्चन मार्क इज अ मिसिंग फिगर बट डैश इज जीरो। हाँ जी, करें स्टार्ट। ओके, डेटा प्रोसेसर ऑलरेडी गिवन है। पेरोल प्रोसेसर की बात करते हैं, बिगिनिंग गायब है बेटा जी, एंड गिवन है। रादर पेरोल प्रोसेसर में एक्सेशन और सेपरेशन भी गिवन है, ज्वाइनिंग और लेफ्ट भी गिवन है, बाकी का डेटा कंप्लीट है। यहां से बिगिनिंग निकाल सकते हो। 80 आप कैसे बता रहे हो, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हमें पता है बिगिनिंग में जोड़ो एक्सेशन माइनस करो सेपरेशन तो एंड आता है। तो रिवर्स वर्किंग क्या होगी कि एंड में जोड़ दो सेपरेशन माइनस करो एक्सेशन तो बिगिनिंग आ जाएगा। ओके है ये चीज, राइट। तो बेसिकली एंडिंग नंबर ऑफ वर्कर्स में एड बैक कर दो जो गए, माइनस कर दो जो आ गए, तो बिगिनिंग का नंबर आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपके पास ये क्या बन रहा है, 40 प्लस 60 माइनस 20 80, पेरोल प्रोसेसर का बिगिनिंग नंबर। ओके है सभी को। नेक्स्ट है जी कि सुपरवाइजर ऐसा है बिगिनिंग और एंड दोनों गायब है, अभी के लिए इसको होल्ड पे रख लो। सुपरवाइजर, ठीक है, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। वॉइस एजेंट, ये भी होल्ड पे रख लो। असिस्टेंट मैनेजर का कुछ था ना एक चीज, 10 निकाले थे वो सब्सिडरी वाले, है ना। बट असिस्टेंट मैनेजर का 30 नंबर एंड का गिवन है। अब वही रिवर्स वर्किंग करो, 30 प्लस जी वापस जोड़ दो जो चले गए, माइनस कर दो असिस्टेंट मैनेजर जो आई 20, ये आंसर कितना आ गया बेटा, 20। असिस्टेंट मैनेजर का ओके है। फिर क्वेश्चन एक बात बोली थी टेबल के नीचे, एक रेशो वाली लाइन, ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ किस किस की, नाम पढ़ना, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर इज इन द रेशो ऑफ 3:3:2। जब असिस्टेंट मैनेजर का 20 आ गया और ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो बाकी के 3 वाले कितने हो गए, 30 और 30। तो सिंपली 20 अगर 2 है तो 3 क्या है, 30। ऐसे ही वॉइस एजेंट भी 30। एक बार आराम से देख लो, क्वेश्चन ने लाइन बोली है दैट ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज 3 डेजिग्नेशंस इज 3:3:2। अगर मुझे असिस्टेंट मैनेजर पता चल गया तो मुझे सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट भी पता चल गए हैं, इनकी ओपनिंग स्ट्रेंथ पता चल गई है। तो एक बार हमने सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर कैलकुलेट किया, असिस्टेंट मैनेजर का ओपनिंग स्ट्रेंथ 20 आ गया। अगर ये 20 है तो बाकी के ऊपर वाले दोनों 30 और 30। क्लियर। अच्छा जी, क्या अब हम सुपरवाइजर कंप्लीट कर पाएंगे बेटा, एंडिंग वाला। सुपरवाइजर में देखो 30 स्टार्टिंग में थे और 60 न्यू आए, मतलब ज्वाइनिंग हुई, और सेपरेशन तो कोई नहीं है, मतलब एंडिंग नंबर कितना रह गया, 90। और वॉइस एजेंट की बात करो तो 30 स्टार्टिंग में थे, 20 आए और 20 चले गए, क्वेश्चन ने बताया, तो ये नंबर 30 है। एक तरीके से एक्सेप्ट फॉर टीम लीडर्स जो कि लास्ट है, उसके पहले सारा काम हो चुका है। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, बिकॉज बेटा डाउट आता है मेरे। हाँ जी, ऐसा बिगिनिंग के टोटल वर्कर्स हमने दे रखे थे हाँ, एंड उससे माइनस करके इन तीनों से जो वैल्यू आ रहा है दैट कैन ऑल्सो बी डन। हमारे पास ओपनिंग स्ट्रेंथ का टोटल बेटा दी 772 है। तो आप कह रहे हो कि टीम, अच्छा चलो मैं टीम लीडर की बात कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपका पॉइंट हैंडल करती हूँ। हाँ जी, टीम लीडर के लिए मुझे 772 टोटल की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, कंपनी ने एक लाइन लिखी हुई है कि टीम लीडर की पोस्ट ही खत्म कर दी, जितने हैं सारे सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिए। तो इतना तो पता है कि एंडिंग नंबर 0 है, और जितने थे शुरू में कितने थे, जितने कितने ट्रांसफर कर दिए, 60। तो मतलब बिगिनिंग में भी 60 रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट खत्म कर दी तो अपनी तरफ से कोई ज्वाइनिंग तो करवाएंगे नहीं, जितने थे भेज दिए, तो 60 हमारे पास बिगिनिंग नंबर है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये टोटल ना बताता तब भी मेरा काम चल गया था, बट चलो टोटल आ गया, टोटल बताया हुआ क्वेश्चन है 772, तो आपकी वेरिफिकेशन हो गई। और जो आप बात कह रहे हैं कि लेटर से
हम ये 3 जिनकी रेशो गिवन है हम होल्ड पे रख लेते, हम टीम लीडर के समेत सारा काम कर लेते और 772 से आइडेंटिफाई करते ये 3 मिसिंग फिगर क्या है, वो भी चल जाता। आंसर तो वही है 30-30-20। आप लाइक रेशियो का भी नहीं समझ पाया लाइक सुनो, ये 3 है सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर। ये तीनों 3:3:2 में है। ये नंबर मेरे पास 20 आया, टोटल थोड़ी ना आया। मेरे पास तीनों का टोटल थोड़ी ना है जो मैं डिनोमिनेटर में 8 लूं। मेरे पास असिस्टेंट मैनेजर का नंबर है। हाँ, टोटल के लिए 20/2 × 8 कर लो, वो 80 आ जाएगा। 80 टोटल है, फिर इसमें से ये 30 और 30 आ जाएंगे। ऐसे कर लो। वर्क में डायरेक्टली करने 20 को मैंने भी तो यही किया। आप ठीक डायरेक्टली सर हाँ जी, ओके है जी। नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी एंड का टोटल बताएंगे प्लीज। 1796। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 772 + 1796 1284 बता रहे हैं, ओके है। अजय कोई दिक्कत आ रही है? बताओ। नहीं, ऐसे आपने लिखा नहीं कुछ, बताओ बताओ कहाँ फंसे हो। नहीं बताओ ना, शुरू से एक एक करके बताओ, क्या चीज चाहिए पहले बताओ। सुपरवाइजर, हाँ। सीनियर वॉइस एजेंट, ये तो गिवन ही है ना, क्वेश्चन में चेक करो, बुक में चेक करो। बिगिनिंग 4 और एंडिंग 12, ठीक है। ऐसे सीनियर डेटा प्रोसेसर क्वेश्चन में गिवन है 8 और 34। लेट मी नो कौन कौन सी रिपीट चाहिए एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, हाँ जी, बताओ अब कहाँ पर। पक्का देख लो एक बार। हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 2 में कॉलम्स की हेडिंग बनाइए, एम्प्लॉइज की डेजिग्नेशन, देन क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है ज्वाइंट। ज्वाइंट हम प्यार से बोलते हैं एक्सेशन। क्वेश्चन ने बोला लेफ्ट, हम प्यार से बोलते हैं सेपरेशन। और फिर लास्ट के 2 कॉलम्स हमने खुद ही आइडेंटिफाई करने हैं, कितनी रिप्लेसमेंट और कितनी न्यू रिक्रूटमेंट। फटाफट से ये कॉलम्स रेडी कीजिए और एक एक करके ही हम डेजिग्नेशन के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले है जी डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर, हाँ जी करें स्टार्ट। डेटा प्रोसेसर, क्वेश्चन ने बता दिया ज्वाइनिंग है 1080 और लेफ्ट है 60। अब बच्चे कुछ अजम्पशन वाला काम चलेगा, ध्यान से सुनिए प्लीज। अगर 60 वर्कर्स हैव लेफ्ट और हम हायर भी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू अस्यूम लॉजिकली कि पहली प्रायोरिटी हायरिंग की तो वो होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पड़ी हुई खाली सीट है। मतलब 60 लोग छोड़कर गए, ठीक है, और हमने हायरिंग मोर देन 60 करी है। मतलब पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जी आप अपने पास एग्जिस्टिंग सीट की वैकेंसी फिल करो, मतलब रिप्लेसमेंट पहले लो। फिर बियॉन्ड रिप्लेसमेंट जो हो रही है हायरिंग, वो हो रही है न्यू रिक्रूटमेंट के नाम की। एक बार ध्यान से देखो, ये तो नहीं करेंगे ना कि जो पुरानी सीट थी वो खाली छोड़ दी, सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट ही कर ली, ये तो नहीं करने वाले जी।
पहली प्रायोरिटी हमेशा पुरानी सीट को भरने की ही होगी, मतलब रिप्लेसमेंट लाने की ही होगी पहली प्रायोरिटी। ऐसे ही आगे बढ़े प्लीज। पेरोल प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर में मुझे बताओ 20 ज्वाइनिंग है और 60 सेपरेशन है। अब आप क्या बोलोगे कि जितनी ज्वाइनिंग है सारी रिप्लेसमेंट के नाम की है। Yes. चलो सीटें कुछ खाली भी रह जाएंगी, पूरी पूरी सेपरेशन की पूरी पूरी रिप्लेसमेंट नहीं आ पाएगी, बट पॉइंट इज दैट इस केस में न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी। जब तक सेपरेशन की रिप्लेसमेंट पूरी नहीं होती हम न्यू रिक्रूटमेंट नहीं करवाएंगे। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि पहले हमको पुरानी सीट की वैकेंसी फिल करनी है, प्रायोरिटी वही रहेगी। हाँ जी, सारी रिप्लेस नहीं हुई है करेक्ट है। तो इसको फर्स्ट वन सारी रिप्लेस हुई है क्योंकि अगर सेपरेशन है 60, यस मेरी हायरिंग तो मोर देन 60 है ना, तो मैं बोलूंगी एटलीस्ट कम से कम 60 की तो सीट पूरी हुई गई। लेफ्ट वन से न्यूज हाँ, सेकंड केस के लिए क्वेश्चन में मैं ये कि रिपोर्ट क्वेश्चन ने नहीं मेंशन किया, सेकंड केस में कहाँ मेंशन किया क्वेश्चन ने? फिर आप फिर उसने क्योंकि जितनी ज्वाइनिंग है मैंने रिप्लेसमेंट के नाम पर ही डाल दी ना। आई विल नॉट से कि यार पुरानी सीट को छोड़ देते हैं खाली और न्यू पोस्ट के लिए हायरिंग कर लो, जब पुरानी पुरानी पोस्ट खाली पड़ी है उसकी वैकेंसी चली जा रही है। But on 60 को But because this number is so higher, this is more than is higher than this. नीचे बस वेस्टिंग इनसे मेन आईटीआईज आप मोर देन लेस देन की बात में देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ जितनी ज्वाइनिंग है वो सबसे पहले पूरी करेगी अपनी वैकेंसी ऑफ ओल्ड सीट को। वैकेंसी ऑफ ओल्ड सीट को पूरा करना मतलब रिप्लेसमेंट लाना। अगर बियॉन्ड रिप्लेसमेंट भी ज्वाइनिंग हो रही है तो वो न्यू रिक्रूटमेंट के नाम की मान ली जाएगी। ठीक है, अब सभी बच्चे, हाँ सेपरेशन करेक्ट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेपरेशन उतनी है तो उतनी रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सेपरेशन को देखते हुए एक बारी सुपरवाइजर के बारे में बात करते हैं। क्या सुपरवाइजर का कुछ सब्सिडरी वाला आना जाना तो नहीं था ना? नहीं। हाँ जी, 60 ज्वाइनिंग है, लेफ्ट कितना है इसका? 0। बेटा जी जब कोई लेफ्ट ही नहीं है तो हम किसको रिप्लेस करते फिलेंगे? नहीं है ना, तो सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट है। जब कोई छोड़कर ही नहीं गया तो पुरानी सीट तो कोई खाली हुई नहीं। हमने अगर तब भी हायरिंग करी है तो प्योरली न्यू रिक्रूटमेंट न्यू पोस्ट के लिए हायरिंग की है। ओके अजी अजीज, नेक्स्ट वॉइस एजेंट। वॉइस एजेंट में 20 एंड 20, तो 20 ही रिप्लेसमेंट मान ली जाएगी, देर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में 20 तो ज्वाइनिंग है, कुछ लेफ्ट भी है 10। अब बताओ आप लोग, तो 20 ज्वाइनिंग में से 10 तो हमने रिप्लेसमेंट की करा ली क्योंकि 10 सेपरेशन थी, और बाकी जो बचा 10 न्यू रिक्रूटमेंट। यहाँ पे लेकिन 40 कैसे? 40 तो कहाँ है, ज्वाइन ही 20 करें, है ना। सीनियर वॉइस एजेंट, सीनियर वॉइस एजेंट में 8 हैज ज्वाइन, कोई सेपरेशन नहीं है। अगर कोई सेपरेशन नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट। फिर सीनियर डेटा प्रोसेसर जी, 26 की ज्वाइनिंग है, कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सारी की सारी न्यू रिक्रूटमेंट। और अब आप बताएंगे टीम लीडर। सारी हाँ जी, पोस्ट इज अबैंडेंड, कोई ज्वाइनिंग तो है ही नहीं, उल्टा 60 लेफ्ट है। पोस्ट ही खत्म है तो कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी ना लेकर आएंगे, ना ही न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे, बस 60 लेफ्ट है, 60 सेपरेशन है, दैट्स इट। नाउ टोटल लगा लीजिए, मुझे बताएं टोटल एक्सेशन।
1 2 3 4 लेफ्ट 210, लेफ्ट 210, प्लेसमेंट 110 रिप्लेसमेंट 110, और न्यू न्यू रिक्रूटमेंट 1124। ये टोटल कंफर्म करेंगे सभी बच्चे। एंड वंस दिस टोटल इज अराइव्ड एट, एक नोट जरूर लिखना, नोट। सिंस कंपनी and its subsidiary are maintaining separate books of record and separate personnel department. Since company and its subsidiary are maintaining separate books of record and separate personnel department, comma, transfer from and to subsidiary are considered as transfer from and to subsidiary are considered as accession and separation respectively. Transfer from and to subsidiary are considered as accession and separation respectively. हाँ जी, टीम लीडर का बता देते हैं। देखिए, कंपनी हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस पोस्ट, एम आई राइट? तो इनके पास जितने टीम लीडर्स थे उन्होंने सारे सब्सिडरी को भेज दिए, 60 भेज दिए, 60 हमारे लिए सेपरेशन होगी। बिकॉज वी हैव डिसकंटिन्यूड द पोस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू हायर एनी न्यू टीम लीडर। मेरी तरफ से कोई इसके एक्सेशन नहीं होगी क्योंकि मेरे लिए तो पोस्ट डिसकंटिन्यूड है। इवन इफ 60 पीपल हैव लेफ्ट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर देयर रिप्लेसमेंट, है ना, क्योंकि पोस्ट ही डिसकंटिन्यूड है। क्वेश्चन ने मेंशन किया है कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबैंडन द पोस्ट ऑफ टीम लीडर। मिल गई वो लाइन सरदार? क्वेश्चन में पढ़ो, है ना, ये चीज है। कंपनी ने पोस्ट ही डिसकंटिन्यू कर दी, तो आगे से कोई टीम लीडर नहीं रहेगा कंपनी में। हाँ जी बच्चे, ये लाइन ध्यान से पढ़े। ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी से ट्रांसफर चल के हमारे पास आ रहा है तो हमारे लिए तो एक्सेशन हो गई। एंड ट्रांसफर टू सब्सिडरी, हमने सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया तो हमारे लिए तो सेपरेशन हो गई। ओके है ये चीज? राइट। नाउ अब मेन सॉल्यूशन में पहली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट लेबर टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मेथड, आप लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, ठीक है, करो जी करो, फॉर्मूला लिखो प्रॉपरली, करो ये काम। 3.35, ओके। 3.5 का 3.6 कर सकते हैं, 3.5 चलेगा। लेबर टर्नओवर रेट एज पर रिप्लेसमेंट मेथड, एज पर सेपरेशन मेथड अपने पास कैलकुलेट करके रखें। जिनके पास ये हो गया है वो सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाए। आप बताओ आपका फ्लक्स मेथड कितना आ रहा है? 112.4 मतलब ट्रेनी का गलत है, वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, लेबर टर्नओवर रेट एज पर रिप्लेसमेंट मेथड बताया जा रहा है बेटा जी 8.57% एंड सेपरेशन मेथड का 16.36%। पहले तो ये वेरीफाई करेंगे। आ गया? और जिनके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई है वो सेकंड रिक्वायरमेंट में फ्लक्स मेथड डिटरमिन करें। आप अपने तरीके से फ्लक्स निकालो, ये ना देखो कि ट्रेनी एग्जेक्टिव ने कितना निकाला हुआ है, आपका अलग आएगा। आराम से काम करो। 112 फ्लक्स मेथड से 112.46,
हाँ जी, डन है, हो गया। अच्छा कर लो कर लो कर लो। आपके पास 112.46 आ रहा है। पता चल रहा है ट्रेनी ने गलत कैलकुलेट किया, बट उसके बारे में बात करते हैं अभी। पहले कैलकुलेशन कंप्लीट करो। हाँ जी, हो गया रिद्धि। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। टेक अ लुक एट नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। बहुत बहुत मेजर लेवल की एक्सपेंशन हुई है। व्हाट वाज दी वर्कफोर्स का नंबर इन द बिगिनिंग? 700 कुछ, और एंड में कितना हो गया था? Yes. मतलब बहुत मेजर लेवल की एक्सपेंशन है। तो हमारे पास जो लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन होती है, द रेट ऑफ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, वो बहुत मेजर लेवल का चेंज है। तो कैन गो अबव 100% ऑल्सो, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा न्यू रिक्रूटमेंट्स है। ठीक है, हाँ जी, डिस्कस करें बेटा जी फ्लक्स मेथड। देखो हम ना ये कह के निकल नहीं सकते ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने गलत निकाला, फुल स्टॉप। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप बताएंगे उस बच्चे की गलती क्या है। देखो वो बच्चा मोस्ट लाइकली सीए करके नहीं आ रहा, वो बीकॉम करके आ रहा है। बीकॉम की किताबों में मैं आपको बताती हूँ फ्लक्स मेथड कैसे लिखा होता है। अभी सुनना, मैंने तो नहीं लिखा ऐसे। कहते हैं जी, इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट, कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, तो फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में पता है क्या आएगा? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट। हाउएवर, इफ देयर आर न्यू रिक्रूटमेंट, अगर है, तो फ्लक्स मेथड के न्यूमरेटर में आएगा सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। अब बीकॉम वाला बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको तो पहला डब्बा जो दिखता है उसने उसके रट्टे मारने हैं। ठीक है, उसने ये नहीं देखना कि न्यू रिक्रूटमेंट है या नहीं है, उसके तो रट्टे हमेशा फ्लक्स मेथड के पता क्या बजे होते हैं? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट। और उसने गलती भी एग्जैक्टली वही की है। एक बार चेक करो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में सेपरेशन और रिप्लेसमेंट ही ले लूं, न्यू रिक्रूटमेंट ना लूं, तो जाकर वो 24.92 आ रहा आंसर, है ना? क्योंकि ऐसे सिखाया जाता है कभी कभार। या पता है कैसे सिखा देते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर में लेना ही सेपरेशन और रिप्लेसमेंट है ना, तो बच्चों को ऐसे सिखा दिया जाता है बीकॉम में कई बारी कि फ्लक्स मेथड का आंसर इज इक्वल टू सेपरेशन मेथड का आंसर प्लस रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर। आपने अभी पहली रिक्वायरमेंट में सेपरेशन मेथड कितना निकाला था? 16.36। और रिप्लेसमेंट कितना निकाला था? 8.57। दोनों मिलाकर वही 24 पॉइंट समथिंग ही बन रहा है। तो बच्चों को ऐसे सिखा दिया जाता है, जबकि एज ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मुझे बताओ, बीकॉम की किताबों में भी ये लिखने का मतलब ही क्या है? दो दो डब्बे देने का मतलब ही क्या है? कि इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट तो सेपरेशन और रिप्लेसमेंट ले लो, इफ देयर इज न्यू रिक्रूटमेंट तो न्यू रिक्रूटमेंट भी ऐड कर दो। अरे भाई, इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट अपने आप ये नंबर 0 बन जाता है, अपने आप ही तो इफेक्टिवली ये रह जाएगा। तो आप एक चीज रखो सामने। अब आपकी बुक में यहाँ पर क्या है? एक ही चीज तो सामने है। जिस क्वेश्चन में जेन्युइनली न्यू रिक्रूटमेंट ना हुई, आपने तब भी सेपरेशन और रिप्लेसमेंट ही तो लेना है। बट एटलीस्ट चीज गलत तो थोड़ी ना सीख रहे हो, बात ये है। ठीक, तो हमने अब क्या कमेंट देना है? लिखिए, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, प्लीज लिखिए। लिखिए, लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट as calculated under flux method, labor turnover rate calculated under flux method by trainee executive, labor turnover rate calculated under flux method by trainee executive is wrong, is wrong because labor turnover rate as calculated under flux method by trainee executive is wrong because such calculation does not consider, because such calculation does not consider new recruitments. Such calculation does not consider new recruitments. इतना सी बात, न्यू रिक्रूटमेंट इग्नोर ही हो गई, जबकि वो लेबर टर्नओवर में मैटर करती है, वो रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स है। ठीक होगी जी बात? हाँ जी,
काइंड ऑफ यही गलती होती है और कोई गलती होती नहीं, ठीक है। अदरवाइज देखो, किसी का फॉर्मूला है, हम ये तो कह नहीं सकते मैथमेटिकल मिस्टेक होगी, कैलकुलेटर नहीं ठीक से दबाया होगा जी, ये तो कह नहीं सकते कि एक जीरो कम ज्यादा ले ली होगी, ये भी नहीं कह सकते, है ना। तो गलती यही होती है। हमें पीवे क्यों हाँ जी, पीवे वीवाई क्यों नहीं है, एससीआई का आरटीपी वगैरह का घूमता हुआ क्वेश्चन है ये। एग्जाम आ भी सकता है, आरटीपी में बहुत रिपीट होता है। क्या तकलीफ है इसमें? लेंदी तो चलो है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम सीए स्टूडेंट्स हैं, लेंदी चीजों से घबराएंगे? अच्छा, बहुत बच्चे ना, मैं कह रही हूँ जहां पे ना फिगर आ जाती है, अच्छा 1 मिलियन, पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं होता 1 मिलियन मतलब कितनी जीरो रखनी है। 1 मिलियन इज 10 लाख, चलो लाखों में समझ में आ जाती है चीज। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 करोड़। बट जहां पे भी करोड़ वाला क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कहते हैं मैम टॉप में लिखते हैं रुपीज इन सीआर, है ना, हमसे जीरो नहीं लगाई जाती, हमसे ही नहीं लगाया जाता। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, अरबों खरबों में खेलने वाले हो, और आप अभी से जीरो से घबरा रहे हो। उल्टा हम कहो कि नहीं यार, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे फिर हम 1000 100 रुपए वाली फिगर्स में थोड़ी ना खेलेंगे। बस पता नहीं, क्वेश्चन का साइज बड़ा हो गया या क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, वही तो परेशानी है हमारी। ऐसे थोड़ी ना होता है, बीकॉम थोड़ी ना कर रहे हो। हाँ जी। अब लेबर टर्नओवर में आई हैव टू टीच यू वन एडिशनल कॉन्सेप्ट। कल हमने जब बात की थी लेबर टर्नओवर मतलब ज्यादा आना जाना चल रहा है, तो कंपनी के लिए नुकसान वाली बात है जी। फिर हमने पढ़ा था एक वर्ड, क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब पुराना सीखा हुआ वर्कर चला गया, नया लेकर आ रहे हैं, तो उसकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट तो चलो लगी जाती है। अब सोचो, इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती तो कंपनी ये खर्चे बचा लेती। मतलब इन खर्चों की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, या हम बोले प्रॉफिट उसका जो आ सकता था वो कम हो गया। ड्यू टू लेबर टर्नओवर एक ये भी तो बात होती है, आउटपुट थोड़े टाइम के लिए कम बनेगा, क्योंकि न्यू वर्कर की स्पीड उतनी नहीं हो सकती जितनी ओल्ड वर्कर की थी। तो वो आउटपुट जो कम बन रहा है, सेम टाइम में कम आउटपुट बन रहा है, कंपनी के लिए नुकसान है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी नुकसान है। अच्छा, न्यू वर्कर जो आउटपुट बना रहा है वो भी गलत सलत बना रहा है, डिफेक्टिव यूनिट्स बना रहा है, उन डिफेक्टिव यूनिट्स को ठीक करने के लिए रेक्टिफिकेशन कॉस्ट होती है, वो भी कंपनी के लिए नुकसान है। इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना हो, आउटपुट भी अपनी बढ़िया स्पीड से बने, कोई गलती भी नहीं होगी, तो कंपनी ये सारी चीजें अवॉइड कर सकती थी। इसलिए सवाल आता है, ड्यू टू लेबर टर्नओवर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुआ? उसी से रिलेटेड मेरे इस टॉपिक के बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं। बट मुझे ना आपको एक एडिशनल चीज समझानी है, कॉपी में लिखना। जनवरी 27 वाले बच्चे एफएम में तो कुछ कुछ सीख चुके हैं, बट वैसे स्क्रैच से ही बता रही हूँ। बेटा बचपन से पढ़ते थे सेल्स माइनस कॉस्ट। अभी आपने ये नहीं लिखना, मैं सिर्फ जो लिखना होगा बता दूंगी। बचपन से पढ़ते थे सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, और इस कॉस्ट में क्या क्या आता था? वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हर जगह नहीं बट कभी कभार हम ना वेरिएबल कॉस्ट को अलग माइनस करवाया करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग माइनस करवाया करेंगे। सो हाउ इज माय इनकम स्टेटमेंट गोइंग टू लुक लाइक? अब वो लिखना शुरू करो मेरे साथ। ये है पर्टिकुलर्स, फिर लिखना जी सेल्स, सेल्स में से माइनस करना वेरिएबल कॉस्ट। मई 27 वाले बच्चे ध्यान से सुनो, आज आप एक नई टर्म सीखने जा रहे हो। बेटा जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, एक नाम हमने यहां पर रखा कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो जाकर आपके पास आएगा प्रॉफिट। अरे एफएम में जिसको ईबीआईटी बोलते हैं, जनवरी 27 वाले सुनो, एफएम में जिसको ईबीआईटी बोलते हैं ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। बिकॉज चलो एक चीज आपने सीख ही ली आज जनवरी 27 वालों ने, कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं कहां से पैसा आ रहा है, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट कितना है ना जी। कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं, टैक्स कितना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट यहीं पर ही क्लोज है, जिसको हाँ प्यार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हो। ईबीआईटी का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बात मई 27 वालों के लिए नहीं है, मैं जनवरी 27 वालों से बात कर रही हूँ कि जिसको आप एफएम में ईबीआईटी बोलते हो वही कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। रादर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक फीचर है, यहीं पर सीख गए हो, कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं, कितना इंटरेस्ट कितना टैक्स वो तो यहीं पर ही बात खत्म कर दी है। एंड दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो प्रॉपरली रिकॉर्ड करती है जी इंटरेस्ट कितना टैक्स कितना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज गोइंग टू गो बिहाइंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओनली, मतलब उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही मतलब है। ठीक,
बट वैसे फॉर May 27 स्टूडेंट्स ये बात मेरे लिए थोड़े से 1-2 चैप्टर के बाद आती, ठीक है? ओके, नाउ May 27 वाले बच्चे ध्यान से इस वर्ड पर फोकस कीजिए, कंट्रीब्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रीब्यूशन? कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 पर यूनिट है, लिखो जरा मेरे साथ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेट अस से 4 है। एक यूनिट बिकता है 10 में और इस एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 4, मतलब उस एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 6 पर यूनिट। अभी मैं कुछ चीजें आपके सामने लिखने वाली हूं तो बेटर क्लैरिटी होगी, बट ध्यान से सुनो, मैं बस ऐसे बोल रही हूं। अगर लेटर से कंपनी ने एक यूनिट फालतू बेच दिया, फालतू सेल आएगी 10 की, बट उस यूनिट के लिए फालतू खर्चा भी है 4 का, मतलब बचेगा कितना? 6। क्या फिक्स कॉस्ट फालतू लगेगी? नहीं लगेगी। तो कंट्रीब्यूशन वर्ड इसलिए मैटर करता है कि आप अगर ऑलरेडी कोई फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर रहे हो, मोर एडिशनल यूनिट्स यू सेल, आपका मोर एडिशनल कंट्रीब्यूशन आएगी एंड दैट एडिशनल कंट्रीब्यूशन विल गिव यू एडिशनल प्रॉफिट ओनली। अभी आप बात को लिखना मत, मैं आपके सामने चीज लिख रही हूं, आप मत लिखना। 100 यूनिट मान लो पहले हम बेच रहे थे और अब हमने फालतू 10 यूनिट बेच दिए, आपने लिखना नहीं है, बस मुझे इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करवाना। सेल बेटा कितनी हो गई? 1000, वेरिएबल कॉस्ट 400, कंट्रीब्यूशन 600। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट इज 250, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 350। इफ वी आर सेलिंग 110 यूनिट्स, तो सेल आ रही है 1100 की। वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि आउटपुट के हिसाब से है तो 440, कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 660। और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही यही है, ये आउटपुट के हिसाब से नहीं बदलेगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 410। तो क्यों कंट्रीब्यूशन वर्ड मैटर करता है? आप ये बोलोगे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आई जी, कितनी आई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन? 60 की, एंड वही एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, बिकॉज यूनिट्स बदलने पर फिक्स्ड कॉस्ट तो बदलेगा नहीं। तो वट एवर इज द एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट डायरेक्टली, हेंस द नेम कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन वर्ड वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के किसी चैप्टर में प्रॉपरली एज अ कॉन्सेप्ट आता है, बट फिलहाल आपने कंट्रीब्यूशन का मीनिंग सिंपली इतना समझना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बात खत्म। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। नाउ क्योंकि मेरे लिए टॉपिक ना एक्स्ट्रा वाला नहीं है, मेरे लिए टॉपिक है लेबर टर्नओवर की वजह से नुकसान, तो आप पता क्या करो, ये कॉलम्स फ्लिप कर दो। आप पहले 110 यूनिट बनाओ और आप उसके बाद 100 यूनिट बनाओ। पहले बनाओ 110 यूनिट, मैं ही आपके साथ बना देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 110 यूनिट बनाओ जी, और उसके बाद 100 यूनिट का बना लो। ठीक है, बना लिया। अब आप ये देखिए कि लेट अस से लास्ट ईयर एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, वी प्रोड्यूस 110 यूनिट्स। दिस ईयर ड्यू टू लेबर टर्नओवर 10 यूनिट कम बने, 10 यूनिट कम बने तो प्रॉफिट का नुकसान हो गया बेटा। कितना नुकसान हो गया? 60 का। कैन आई से ये प्रॉफिट का नुकसान कंट्रीब्यूशन का ही नुकसान था? यस। सो डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मतलब डिक्रीज इन प्रॉफिट, जहां हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो लेस कंट्रीब्यूशन मतलब लेस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब आप सीखने जा रहे हैं एक और चीज, आपने इस डिफरेंशियल कॉलम को अगर कंप्लीट करो, व्हाट इज डिक्रीज इन सेल? 100। व्हाट इज डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट? 40। 10 यूनिट कम बिके तो कम सेल्स हुई, बट वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम हो गया, राइट? ओके, अब एक चीज लिखना इसी के नीचे, अगेन जनवरी 27 वाले तो जानते हैं, बट मई 27 वाले ध्यान से देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको हम प्यार से पीवी रेशो बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ही इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। ध्यान से देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो लिखो, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है।
ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला जब आपने लिखा तो आप ये नोटिस करना बेटा जी, चाहे आप 1 यूनिट बेच लो, चाहे आप 100 यूनिट बेचो, 110 बेचो या 10 लाख यूनिट बेच लो, हमारे पास पीवी रेशो हर केस में इन दिस एग्जाम्पल 60% रहने वाली है। एज लॉन्ग एज मेरा पर यूनिट सेलिंग प्राइस और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट यही चल रहा है ना, 10 और 4, मेरी पीवी रेशो फॉर एवर 60% ही रही। आप चाहे कम आउटपुट बेचो, आप चाहे ज्यादा आउटपुट बेचो, पर यूनिट के हिसाब से वेरीफाई करवाना। 6-10 का कितना परसेंट है? 60%। ओके है। 110 वाली इनकम स्टेटमेंट में देखना, 660 कंट्रीब्यूशन, 1100 सेल्स का कितना परसेंट है? 60% है। आप 100 यूनिट्स वाली में नोटिस करना, 600 की कंट्रीब्यूशन, 1000 सेल्स का कितना परसेंट है? 60% है। रैदर चेंजेस वाला कॉलम भी नोटिस करो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन सेल्स का कितना परसेंट है? 60% है। तो ये जो पीवी रेशो है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज कर लो या वैसे आप बोलो डिफरेंशियल फिगर्स पर भी चले जाओ, उसमें भी सेम ही अप्लाई करेगी, विच इज 60%। गॉट इट? नाउ लेट अस से क्वेश्चन ना मुझे ये इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा और ना ही ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन सीधा मुझे बोल रहा है सेल्स लॉस्ट 100। आपके पास डिफरेंशियल में सेल्स कम हुई थी 100 से, आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकाल सकती हूँ यूजिंग पीवी रेशो? क्योंकि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है उसी को पीवी रेशो बोलते हैं। तो कैन आई से सेल्स लॉस्ट को मैं पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं 100 इंटू 60%, मेरे पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट डायरेक्टली आ जाएगी 60 की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। आप ये सोचो, क्वेश्चन अब डायरेक्टली बोल दे ड्यू टू लेबर टर्नओवर सेल्स 100 रुपए की कम जनरेट हुई थी, रेवेन्यू 100 रुपए से कम हो गया था। तो आप बोलोगे अगर सेल 100 रुपए से कम हो गई तो मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का 60% है। पीवी रेशो की यही डेफिनेशन है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो सेल्स अगर कम हो गई 100 से तो कंट्रीब्यूशन कम हो गई 60 से, और यही कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। हमें पता है कंट्रीब्यूशन जितने से, अब एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मतलब डिक्रीज इन प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस्ट जो है उसका पार्ट बन गई है। बताइए, शुड आई रिपीट ऑल ऑफ दिस? हाँ जी। अगर आपने सेल्स लॉस्ट 100 क्वेश्चन से मिला, हाँ, फिर पीवी रेशो दिया था वो है 60%। अल्टीमेटली ये भी क्वेश्चन ही देगा। मैं आपको इतना बोलूं कि क्वेश्चन आपको ना दो सिनारियोज नहीं बता रहा। लेट से अभी मैंने समझाने के लिए शुरुआत तो ऐसे की कि व्हेन लेबर टर्नओवर इज नॉट देयर, 110 यूनिट थे, ड्यू टू लेबर टर्नओवर 100 यूनिट ही बन पाई। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बात की थी। बट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पता है क्या देता है? वो कहता है सीधा ड्यू टू लेबर टर्नओवर सेल्स लॉस्ट 100 एंड पीवी रेशो 60%, खत्म। क्वेश्चन ही बताएगा पीवी रेशो। ठीक है, यहाँ पे तो पीवी रेशो हमने निकाली क्योंकि हमारे पर मैंने अज्यूम ही फिगर ऐसे की थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताने वाला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं बताने वाले, वो सीधा पीवी रेशो बताने वाले। हाँ हाँ हाँ। बट मैं इफ आई एम टेलिंग यू कि ये दोनों चीजें अगर क्वेश्चन से आपको गिवन हो गई, क्या आप कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल पाओगे? हाँ, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है बच्चे, एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर मैं बुक में भी ये कॉन्सेप्ट लिखवाने वाली हूँ। एक बार इसे नोट डाउन करो और उसके बाद बुक में हमारे पास स्पेस है इस चीज के लिए, वहां पर लिखेंगे। आराम से सोच लेना, आपको जो चीजें याद होनी चाहिए वो मैं बुक में लिखवा दूंगी। हाँ जी, बुक में आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 से पहले स्पेस दिखाई दे रही है, कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर वाली हेडिंग है, उस एम्प्टी स्पेस में लिखना। बुक में लिखना है ये, कॉपी में नहीं। मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने बुक में लिखना है। लिखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पहली बात। फिर लिखना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये बुक में लिखना है बेटा जी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100।
फिर लिखना contribution lost is equal to sales lost multiplied by PV ratio, and this contribution lost becomes a part of profit lost. बस इतनी सी ही नोटिंग कर लेना बुक में. चलो आपने कॉपी में तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख ही लिया, एज अ कॉन्सेप्ट फिलहाल इसको बुक में लिख लो. 3 चीजें, कंट्रीब्यूशन का मतलब, पीवी रेशियो का मतलब, और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो. आपको क्वेश्चन से सेल्स लॉस्ट पता चल जाएंगी, क्वेश्चन में पीवी रेशियो गिवन होगी, बस आप सीधा कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल सकते हो. एंड दिस कंट्रीब्यूशन लॉस बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट. व्हाई आई हैव रिटन द वर्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट? क्योंकि और भी चीजें होती है जो कि प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनती है. फॉर एग्जाम्पल फालतू खर्चे हो गए जी, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, तो वो भी तो प्रॉफिट लॉस का ही नुकसान है, वो भी तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करता है, राइट? तो वो हम कल क्वेश्चंस में देखेंगे. स्पेशली मई 2027 बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट में कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए अभी पूछ लो, नहीं तो कल सुबह भी डिस्कस करेंगे ही करेंगे. क्वेश्चन में चीज सामने आएगी, बट इफ एनी इज रिपीट एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, प्लीज लेट मी नो. एनीवन? पक्का डन है? चलिए आज के लिए हमारी डिस्कशन इतनी सी ही. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.